हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, बड़ा होड़ हवा मच गया जब से एनएमसी ने अपना ऑफिशियल नीट 2024 का सिलेबस भेजा। एक्चुअली एनएमसी करना क्या चाहता था, एनएमसी नए एनसीईआरटी के हिसाब से बताना चाहता था कि आपका सिलेबस होने वाला है, बट वही है, अब है तो एनएमसी ही। उसने कॉपी पेस्ट करने में कुछ लोचा कर दिया, तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट देखने को मिल गए। प्लांट फैमिलीज में कुछ नई नई फैमिलीज मिल गई जो ना पुरानी एनसीईआरटी में थी ना नई एनसीईआरटी में थी। तो बड़ा परेशान हो रहे हो आप लोग कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है नीट 2024 का और आपको पढ़ना क्या है। वैसे तो एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना था इसका हमने एक डिटेल्ड वीडियो आज से 3-4 महीने पहले बना दिया था। उसी का रेपिटेशन है ये और कुछ नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, पीयूष सर आपको बता देंगे फिजिक्स में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, और प्रियंका मैम आपको बता देंगे कि केमिस्ट्री में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। मतलब डिलीटेड टॉपिक्स में से भी कुछ चीजें जो टॉपिक का रेलेवेंस रख रहा है तो वो पार्ट आपको थोड़ा पढ़ना पड़ जाएगा। तो कॉपी कलम निकालिए और एक पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे t.me/anandmani001। उसी पीडीएफ को आपको फॉलो करना है, ठीक है। मतलब सिंपल सा चीज है, आपके पास आपकी पुरानी एनसीईआरटी पड़ी होगी, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपके पास पड़ी हुई है तो जो चीज अभी हम काटेंगे उसको आपको अपनी पुरानी एनसीईआरटी में काट देना है, और जो चीज बोलेंगे इसको रहने दो भाई, भले ही ये डिलीटेड टॉपिक में दिया है उस चीज को हम रहने देंगे। अब पूछोगे सर कैसे आपको पता कि यही आने वाला है? बेटा क्योंकि यही चीज नई एनसीईआरटी में दी गई है और सीबीएसई ने ये वाला जो पूरा पोर्शन था इसको बहुत पहले निकाल दिया था आपके लिए, और यही पीडीएफ एक्चुअली एनएमसी को भी दे देना चाहिए था, बट एनएमसी ने वहां पे गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। पहले बायोलॉजी का पूरा सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे। तो बायोलॉजी में अगर आप देख रहे हैं बेटा, तो जैसे सबसे पहला चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड। अब क्या क्या चीज हटा दिया, देखो जो चीज आपको हटा दिया और आपको नहीं पढ़ना है उसको हम रेड से मार्क कर देंगे कि आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आप अपनी पुरानी एनसीईआरटी में उसको कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है सर, सबसे पहला व्हाट इज लिविंग को हटा दिया है, ठीक है। व्हाट इज लिविंग आपको पढ़ना भी नहीं है, पहले एक सवाल आता था अब नहीं आएगा। टैक्सोनॉमिकल एड्स को हटा दिया है, काट कर दीजिए उसको, वो भी आपको नहीं पढ़ना। बोटैनिकल गार्डन हटा दिया गया है, काट दीजिए उसको, वो भी आपको नहीं पढ़ना। म्यूजियम हटा दिया गया है और जूलॉजिकल पार्क हटा दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 हटा दिया गया है जिसमें क्वेश्चन की पे पूछा था। तो आप बोलोगे सर क्या की हमें पढ़ना है? हाँ बेटा, की आपको पढ़ना है, ठीक है। तो स्टडी जो की वाला पार्ट है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका लिविंग वर्ल्ड चैप्टर डन। चैप्टर 2 आपको सब कुछ पढ़ना है तो उसमें कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। फिर प्लांट किंगडम पे आएंगे। प्लांट किंगडम में क्या हुआ, एंजियोस्पर्म्स हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट में वो ऑलरेडी दिया था तो रिपीट हो रहा था, तो कोई ऐसा आपके लिए एहसान नहीं है, उसको हटा दिया, ठीक है। उसके बाद प्लांट लाइफ साइकिल हटा दिया। अब क्यों हटाया? क्योंकि आप क्या हर प्लांट लाइफ साइकिल पढ़ते ही हैं जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए प्लांट लाइफ साइकिल आ गया, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है तो उसको हटा दिया गया। यहां भी आप पे कोई एहसान नहीं किया गया है। फिर आते हैं आगे, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब यहां पे मेजर चीजें हटा दी। क्या? प्लांट फैमिली हटा दी, फेवेसी हटा दी, लिलियेसी हटा दी, ठीक है। तो बच कौन सा गया प्लांट फैमिली में? ओनली सोलानेसी, ठीक है। अब क्या आपने एनएमसी का ड्राफ्ट देखोगे तो उसमें अलग अलग कंपोजिटे वगैरह क्या क्या दिया हुआ है, तो नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हटा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट वगैरह जो था सब हट गया, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हटा दिया, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स हटा दिया, ठीक है, ठीक है। तो मतलब प्लांट फैमिली वाला पार्ट पढ़ना है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है जैसे एस्टिवेशन, तो आपका जो तुम्हारा ये प्लेसेंटेशन था उन सब पे सवाल आता था, टाइप्स ऑफ लीव्स वाले उस पे सवाल आता था, तो ये सब चीज को आपको देखना है। सिर्फ मॉडिफिकेशन वाला पार्ट हटाया है, ठीक है। एनाटॉमी में आप देखो टिश्यू उड़ा दिया, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू उड़ा दिया, सिंपल टिश्यू उड़ा दिया। सिंपल टिश्यू में कौन कौन सा? पैरा 2 और 3 उड़ाया, मतलब सिंपल टिश्यू आपको अभी भी पढ़ना है ना।
सिर्फ पैरा 2-3 नहीं पढ़ना, रेस्ट यू हैव टू स्टडी। ठीक है, टेंशन मत लो, ये ना हम अच्छे से तुमको बढ़िया से न्यू एनसीईआरटी रिव्यू जब कराएंगे तो ये सब चीज करा ही देंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू उड़ा दिया आपका, अगेन कौन सा, पैरा 4 सिर्फ उड़ाया, मतलब जाइलम फ्लोएम आपको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पे सिर्फ पैरा 4 उड़ाया है, ध्यान रखिएगा यहां पे सिर्फ पैरा 4 उड़ाया है, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी पढ़ना है, सिंपल टिश्यू भी पढ़ना है। क्लियर है? सेकेंडरी ग्रोथ उड़ा दिया जो बहुत दुख देता था, है ना, अच्छी बात है। वैस्कुलर केमियम उठा दिया, एक्टिविटी ऑफ केम्बियल रिंग, स्प्रिंगवुड, ऑटोमूव, हार्टवुड, सैपवुड, कॉर केमियम और सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब बाद का जो पूरा पार्ट है उस चैप्टर को उड़ा दिया। इस चैप्टर का वेटेज जो है आधा कर दिया आपके लिए। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि यहां पे चैप्टर 7 में अब क्या है, एनिमल टिश्यू। बेटा अब ये टिश्यू नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, तो अगेन वैसे तो ये डिलीटेड पार्ट में है, बट यू मस्ट स्टडी दिस। न्यूरल टिश्यू तो वैसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे ही, मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, बट एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू आपको पढ़ना है, तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी दिस। बेटा ये पीडीएफ आपको बहुत हेल्प करेगा, इसका एक कंसोलिडेटेड एक्सेल शीट भी मैं शेयर कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। लगा दीजिए इस पे, यहाँ पे पीला पे। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे भी जो एनिमल टिश्यू वाले पे भी है ना, इस पे भी हम पीला ही कर देते ताकि तुम लोग को इजी हो। सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अर्थवार्म आपको नहीं पढ़ना, खुश हो जाइए, लाल कर दो। अर्थवार्म आपको नहीं पढ़ना, बहुत खुश हो जाइए इसके लिए। कॉकरोच आपको नहीं पढ़ना, बहुत खुश हो जाइए इसके लिए। ठीक है, बट क्या पढ़ना हो गया, आपको फ्रॉग पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी फ्रॉग। ठीक है सर, यू हैव टू स्टडी फ्रॉग। ठीक, चैप्टर 7 आपका डन हो गया। चैप्टर 8 आपको करना ही है। चैप्टर 9 में अब क्या है, जो पीछे वाला पार्ट था, तो बॉन्ड लिंकिंग वगैरह, अगेन ये भी क्या था कि हम पढ़ते ही हैं, जब डीएनए पढ़ते हो तो वहां पे स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बॉन्ड पकड़ लेते हैं, तो इसलिए नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, मोनोमर एंड पॉलीमर, पॉलीमर्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो इसलिए हटा दिया। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी हटा दिया। ठीक है, मेटाबॉलिक, लिविंग स्टेट वगैरह ये सब चीज हटा दिया। ठीक है, नहीं पढ़ना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से फुल चैप्टर हटा दिया, बट आपको कुछ चीज इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, मैं बता देता हूं आपको। बेसिक चीजें तो इसमें पढ़नी होंगी। ऑस्मोसिस पढ़ना है, डिफ्यूजन पढ़ना है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, तो ये वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कहां पे क्या होता है। तो ये 3 पार्ट पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ोगे चलेगा। ठीक, मिनरल न्यूट्रिशन उड़ा दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत आशीर्वाद इसको। ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस पूरा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पूरा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्लांट ग्रोथ में भी फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डोरमेंसी जो था उस सबको उड़ा दिया, अच्छी बात है। ये आप पार्ट स्किप कर सकते हैं, बाकी चीज पढ़ सकते हैं। अब यहां पे क्या किया मुझे समझ नहीं आया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को क्यों उड़ाया, बट उड़ा दिया तो कोई बात नहीं। अब पूरा चैप्टर है, इसका किसी से कोई लिंक नहीं है, तो आप मत पढ़िए इस चैप्टर को, काम यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आप आएंगे, तो रिफ्लेक्स के बाद सब कुछ उड़ा दिया। रिफ्लेक्स एक्शन उड़ा दिया, रिफ्लेक्स आर्क उड़ा दिया, सेंसरी रिसेप्टर में तुम्हारा आई उड़ा दिया, मैकेनिज्म ऑफ आई उड़ा दिया, ईयर उड़ा दिया, तो आई ईयर वगैरह सब कुछ उड़ा दिया। तो मतलब सिर्फ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट आपको देखना है। ठीक है सर, अच्छा तो ये आपका 11th का बायोलॉजी पूरा इस तरह से आपको पढ़ना है। अगेन जो मैंने येलो में रखा है, मतलब सिर्फ एनिमल टिश्यू वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इन पार्ट को आप अपनी पुरानी एनसीईआरटी में कट कर सकते हैं, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो, या पुराने क्वेश्चन बैंक है तो उसमें भी ये पार्ट आप मत प्रैक्टिस कीजिए, बाकी सब कुछ आप पढ़ लीजिए। चलिए 12th की बायोलॉजी पे आते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा चैप्टर उड़ा दिया, ये एक्चुअली चैप्टर एग्जिस्ट नहीं करता था, ये रिपीटेटिव चैप्टर ही था, तो उड़ा दिया, बहुत अच्छा किया। स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन उड़ा दिया, बहुत अच्छा किया, आपके लिए बड़ा भला हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म वाला पूरा पार्ट था, एबायोटिक फैक्टर, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, एडाप्टेशन, ये सब कुछ उड़ा दिया, सिर्फ पॉपुलेशन इंटरेक्शन रखा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है, अच्छा किया ये रखा तो। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम में से इकोलॉजिकल सक्सेशन उड़ा दिया, इजी है, अच्छा किया, उड़ा दिया। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग उड़ा दिया, अच्छा किया। कार्बन साइकिल उड़ा दिया, फॉस्फोरस साइकिल उड़ा दिया, और इकोसिस्टम सर्विसेज उड़ा दिया। तो पीछे वाला जो पार्ट था इस चैप्टर का वेट आपके लिए हल्का कर दिया,
तो मतलब इस पे सवाल जो है इकोलॉजिकल पिरामिड से आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज में पूरा चैप्टर हटा दिया तो आपको इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो बायो का जो सिलेबस है वो बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से यहां पे कर दिया है। अब बोलोगे सर कि मुझे कोई एक ऐसा बैच अगर आप बता देते कि जहां पे ये सब कुछ इसी सीक्वेंस में इसी तरीके से कराया जा रहा है, तो उसके लिए बेटा हमने आपके लिए निश्चय 3.0 बैच लॉन्च किया है। कब से स्टार्ट हो रहा है सर? ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और इसमें पूरा क्या 500 घंटे का लेक्चर। अभी आप मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर और मैम से भी तो आपको समझ में आएगा, जिसमें 200 घंटे हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा टाइम हम फिजिक्स को दे रहे हैं। केमिस्ट्री बहुत लीन कर दिया है, इनऑर्गेनिक पूरा उड़ा दिया है, तो हम 150 आवर्स केमिस्ट्री को दे रहे हैं और 150 आवर्स हम बायोलॉजी को दे रहे हैं। एंड दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो 500 घंटे का लेक्चर आपको लाइव मिलेगा, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको इसका एग्जाम्पलर मिल जाएगा, हर क्लास के बाद डीपीपीज मिलती है और वीकली टेस्ट भी होता है। तो मतलब एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर नीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ये सब आपको निश्चय 3.0 बैच में मिल जाता है। क्या प्राइस है सर बैच की? बैच की प्राइस है सर 2999, बट अभी फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए हमने इसकी प्राइस 1499 रखा है। तो ये वीडियो देखते वीडियो को पॉज करके जाके ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कहां मिलेगा? वेबसाइट पे जाइए anandmoney.in पे और आपको ये कोर्स अवेल करने को मिल जाएगा, या आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आनंद मनी का ऐप है, डॉक्टर आनंद मनी का ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा तो यहां पे आपको ये मिल जाएगा। डेली आपकी मंडे टू सैटरडे 2 घंटे की 2 क्लास होगी और उसका डीपीपी सेशन होगा, और संडे आपको बैकलॉग करने के लिए समय दिया जाएगा और ऑल्टरनेट संडे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो फटाफट जाके निश्चय 3.0 में सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार केमिस्ट्री के सिलेबस की, मतलब केमिस्ट्री का सिलेबस कैसा होने वाला है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रियंका मैम। हेलो बच्चों, तो डिस्कस करते हैं क्या चैप्टर रिमूव हुए हैं और क्या चैप्टर हमारे रिटेन है सिलेबस में क्लास 11th और 12th केमिस्ट्री में। तो बेटा 11th क्लास को देखा जाए तो एज पर द एनएमसी हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो है 4 चैप्टर रिमूव करे गए हैं। क्या चैप्टर है इसमें से? पहला चैप्टर जो रिमूव करा गया है वो है हमारा क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस लिक्विड, सबको डिलीट कर दिया गया है। इस चैप्टर को आपको खोलना ही नहीं है, इस चैप्टर को बाय बाय बोल दीजिए, कोई जरूरत नहीं से पढ़ने की। आगे मूव करिए तो आगे इनऑर्गेनिक के पीछे बढ़ गए हैं। हाइड्रोजन पूरा रिमूव कर दिया गया है, हाइड्रोजन आपको नहीं स्टडी करना है। छोटा चैप्टर था, हाइड्रोजन ज्यादा बड़ा था भी नहीं, पर जितना भी है नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। एच ब्लॉक नहीं पढ़ना, एस ब्लॉक नहीं पढ़ना, पी ब्लॉक भी नहीं पढ़ना है। एनएमसी में गाइडलाइन जो दी है वो गलत है, वो दोबारा से ठीक होगी, क्योंकि पी ब्लॉक नहीं पढ़ना है। रैशनलाइज बुक में पी ब्लॉक नहीं दिया हुआ है, पी ब्लॉक नहीं पढ़ना है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन ही बनते हैं इससे, पर ये भी आपका चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। तो ये चैप्टर तो पूरे आपके किससे डिलीट हुए हैं? 11th क्लास से। अब बात करते हैं क्लास 12th की। बेटा क्लास 12th में क्या है? क्लास 12th में आपका ये चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं ये नहीं पढ़ने हैं। इसमें से पहला चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट, जो है सॉलिड गया 12 से और लिक्विड गैस गया 11 से, मतलब पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर चला गया। ये आपको नहीं स्टडी करना है। सॉलिड स्टेट फिजिकल का चैप्टर है, नहीं रीड करना है, नहीं पढ़ना है। सरफेस भी नहीं पढ़ना है, मेटलर्जी नहीं पढ़ना है। मजा आ गया, मेटलर्जी नहीं पढ़ना है कि मेटलर्जी चैप्टर अच्छा ही क्या हटा दिया। काफी रिएक्शन थी, ऐसी कुछ रिएक्शन जो कि बच्चों को याद भी नहीं होती, तो बच्चे तो कह रहे होंगे चलो बहुत अच्छी बात है, अब तो चढ़ाएंगे प्रसाद, मेटलर्जी हट गया। पी ब्लॉक भी नहीं पढ़ना है। बुक उसमें देखो गाइडलाइन नजर आ रही होगी आपको, पी ब्लॉक उसमें लिखा हो, लेकिन वो एरर है, पी ब्लॉक नहीं पढ़ना है, बिकॉज रैशनलाइज बुक में पी ब्लॉक नहीं दिया हुआ है। और पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर भी आपको नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो मोटा मोटा बात करें तो देखा जाए तो अगर आप नोटिस करेंगे उसको, तो बच्चों आपके जो इनऑर्गेनिक में है उसमें बहुत चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं।
कुल मिला के 4 चैप्टर ही बचते इनऑर्गेनिक के। हाँ, गाइडलाइन देख रहे होंगे आप, जो आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो लिखा गया है वो फिजिकल में डाल दिया है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है उनसे, वो अब चैप्टर फिजिकल का नहीं है। अगर आपको अब ढूंढ रहे हो चैप्टर कहाँ पर है, तो चैप्टर फिजिकल में लिखा हुआ है इन द एनएमसी गाइडलाइंस, पर वो चैप्टर इनऑर्गेनिक का है। तो ये है वो चैप्टर जो हमें नहीं पढ़ने हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं, कोई टॉपिक डिलीट हुआ है, पूरा चैप्टर रिड्यूस हो गया है। वो चैप्टर हटा के जो चैप्टर बचते हैं बच्चों, उसमें पूरी जान लगा देनी है। हम क्लासेस में जो निश्चय बैच है उसमें हर एक चैप्टर जो कि आ रहा है डिटेल में स्टडी करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी इंटेंसिव से इंटेंसिव क्वेश्चन है सब डिस्कस करेंगे कि जो भी हम एग्जाम पेपर हमारा आए वो सारे के सारे क्वेश्चन हमसे इजीली लगे। तो जो चैप्टर हमारा जो रिड्यूस हुए, जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है, इसका अच्छे से एडवांटेज लेंगे, रिवीजन सबसे ज्यादा करेंगे, क्योंकि जब चैप्टर कम होते बेटा तो टाइम बढ़ता है, टाइम ज्यादा मिलता है, और टाइम ज्यादा मिलेगा तो रिवीजन करने का बहुत एडवांटेज है। रिवीजन बहुत करेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इस बार ठान लेंगे कि इस बार नीट 2024 तो क्रैक करना है। तो चलिए, ये तो बात रही केमिस्ट्री की, जो चैप्टर डिलीट हुए हैं। आगे डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में चैप्टर क्या डिलीट हुए हैं। तो उसके लिए पीयूष सर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या चैप्टर फिजिक्स में आपके डिलीट हुए और क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। तो फाइनली जो हमारा 3-4 महीने से एक डिलेमा वाली स्टेट थी कि क्या टॉपिक हमारे नीट में रहेंगे नहीं रहेंगे, सारी कंट्रोवर्सी खत्म हुई और अब हमारे पास फाइनली एक एनटी की तरफ से और लिस्ट है कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं। और अच्छी चीज़ ये है कि ये वही सारा डेटा है जो हमने लास्ट कुछ 3-4 महीने पहले मई में भी आप लोगों को बोला था कि जो नई एनसीईआरटी है हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उसी के हिसाब से आपका नीट का एग्ज़ाम भी होगा। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं निश्चय 1 निश्चय 2 में, उनको पता है कि इसी सीक्वेंस में हमने पढ़ाया भी है। कुछ टॉपिक्स हमने हटाने की कोशिश करी थी पहले से ही, ताकि लास्ट में आते आते जब सीन एकदम क्लियर हो जाए तो हम और बेहतर तरीके से आपके लिए चीज़ों को कर पाएँ। तो अब हम फटाफट आते हैं कि किस चैप्टर से क्या हटा है और कितना आपको हटने का बेनिफिट पहुंचा है, मतलब क्या वो वाकई में हट गया है, आपको पढ़ना ही नहीं है, या वो हिडन फॉर्म में अभी भी आपको पढ़ना होगा। पहला चैप्टर आपको पता है वैसे भी कोई बहुत यूजफुल चैप्टर नहीं था, उसमें से ले दे के काम की एक ही चीज़ आती थी, डेट वाज टाइप ऑफ फोर्सेस। वो ऐसे भी आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वैसे भी आप अपना पूरे साल भर के प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते ही थे। तो एक तरीके से ऑन पेपर आपका एक चैप्टर कम हुआ, हालांकि इसके कम होने से आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। सेकेंड चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, इसमें पहले भी आप कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते थे। हाँ, ये जो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स वाला पार्ट हटा है, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अब आपको समझना ये होगा कि इनडायरेक्ट वे में आप देखोगे तो किसी भी जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसमें अगर कुछ चेंज है तो चेंज को आप वेरिएशन भी कह सकते हो, चेंज को आप एरर भी कह सकते हो। इस चैप्टर में क्योंकि वो एरर के नाम से आता था, बट आपको समझना होगा कि आगे के चैप्टर में वही चीज, जैसे आप जी का वेरिएशन हाइट के साथ पढ़ोगे तो आप सबको पता है कि आप डेल्टा जी अपॉन जी करोगे, ठीक है ना, तो वो h अपॉन 1 प्लस जो आपका आएगा 1 माइनस 2h अपॉन आर ई वाला फॉर्मा बाइनोमियल से या जैसे भी आएगा। तो कहीं ना कहीं पे वो सारी क्वांटिटीज रहेंगी, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ चेंज पढ़ोगे तो हो सकता है आपका डी आर अपॉन डी टी आता रहे। तो वेरिएशन वाले फॉर्म में अभी भी आपको वो थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, बट एज सच एरर चला गया, ठीक है ना। तो इसमें आप कह सकते हो कि 1%, 5% का आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचा है। चैप्टर 3 में इन्होंने पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को सो कॉल्ड तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है भाई, मान लिया खत्म कर दिया, बट आगे मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, वहां तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे कि पूरे काइनेमेटिक्स में आप डिस्प्लेसमेंट का नाम ही नहीं लोगे, वर्क डन निकालोगे तो भी आपको डिस्प्लेसमेंट का नाम पड़ेगा। तो कहने के लिए हट गया, बट स्टिल आपको ये सारे पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट ये अभी भी आपको पढ़ने होंगे, इसलिए मैं इसको येलो से टैग कर रहा हूं, ठीक है ना। और स्पीड वेलोसिटी अभी भी आपको देखनी ही पड़ेगी। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी आपका निकाल दिया गया, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी हट गई, तो एक छोटा सा पोर्शन खत्म हुआ। लेकिन बेटा क्योंकि मोशन हमेशा से ही रिलेटिव रहा है, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव,
और रिलेटिव वेलोसिटी हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते थे, रिलेटिव मोशन हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते थे कि वो एक टॉपिक है, हम कई बार क्वेश्चन को कम टाइम में करने के लिए भी रिलेटिव मोशन पढ़ते थे। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन को जब मैं पढ़ाता हूं, जब बच्चे हमारे साथ अटैच्ड हैं, तो आपको पता है कि जब आप पढ़ते थे तो हम उसको एक नॉर्मल तरीके से भी, ग्राउंड फ्रेम से भी काम करते थे और दूसरे सिस्टम पे बैठकर भी काम करते थे। तो कहने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी हटी, बट मेरे हिसाब से ये रिलेटिव वेलोसिटी घूम फिर के आपको कहीं ना कहीं पर तो और पढ़नी ही पड़ेगी। तो कहने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी हटी है, बट रिलेटिव वेलोसिटी का हमको बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा कि हमको उसमें मास्टरी हासिल करनी होगी, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रिलेटिव वेलोसिटी का समझना होगा। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में रिलेटिव वेलोसिटी का हटना आपके लिए काम आ जाएगा, क्योंकि जब आप रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन करोगे तो आपकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे रिवर बोट वाली, रेन अम्ब्रेला वाली, वो प्रॉब्लम हटने से कहीं ना कहीं पे आपको एक थोड़ा सा राहत मिलेगी कि हाँ भाई इतना % हमारा सिलेबस खत्म हुआ। लेकिन आप देखोगे पूरे मोशन इन प्लेन में जो मेजर जो स्कोरिंग पार्ट था वो था वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल। तो 90% वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल था। हार्डली 1-2 क्वेश्चन आपका रेन मैन प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम वहां से आपका आ जाया करता था। मोशन इन अ प्लेन में आपको सर्कुलर मोशन पहले भी पढ़ना होता था, अभी भी पढ़ना होता था, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 19-20 का फर्क आपको रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन हटने से आएगा, ठीक है। नाउ वर्क एनर्जी पावर में इन्होंने क्या हटाया, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डोंट कंफ्यूज दिस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। सब कुछ वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है। जहां पे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर खत्म हो रहा था उसके लास्ट में बस आपका एक पैराग्राफ आपको आता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड वाला, ठीक है ना। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना पहले वर्क पावर एनर्जी पढ़ना था उतना ही आपको अभी भी पढ़ना पड़ेगा। रोटेशन में आपके लिए अच्छी खबर है कि आपका रोलिंग मोशन पूरी तरह से हट गया, और क्योंकि रोलिंग मोशन आगे के किसी भी चैप्टर में ग्रेविटेशन या ऑसिलेशन या इलेक्ट्रोस्टैट या मैग्नेटिज्म में फर्दर काम नहीं आने वाला था, तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम बड़े आराम से अब हटा सकते हैं, ठीक है ना। और अक्सर यहां से हमको एक क्वेश्चन मिलता भी था, तो ठीक है, एक टॉपिक हमारा हटा। ये तकरीबन 1 से 2 क्लास लेता था रोलिंग मोशन, तो कम से कम आपकी 2 क्लासेस का बर्डन आपका खत्म हुआ, ठीक है ना। ये मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे लगता था कि रोलिंग मोशन एक ऐसा पार्ट है जो शायद नहीं हटना चाहिए। एनीवे हटा। अच्छा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो बच्चे, ये थ्योरम तो पहले भी आपने कभी डिराइव करी नहीं थी, आप तो सीधे इनका एप्लीकेशन करते थे अभी भी, लेकिन आप टॉर्क बराबर आई अल्फा तो लगाओगे ही, तो आप अल्फा निकालोगे तब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ही पड़ेगा। और अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कहीं ना कहीं पे जाने अनजाने आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस का एक बेसिक आइडिया होना जरूरी होगा। और वैसे भी इस थ्योरम को पढ़ने में हार्डली 15 मिनट लगते थे, तो अगर 15 मिनट का टॉपिक हट भी गया तो उससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिला, बट मेरे हिसाब से ये हमको अभी भी आना चाहिए, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है, जो टॉपिक हटे हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और वेटलेसनेस की कंडीशन, एकदम मतलब कह सकते हैं ग्रेविटेशन की बिल्कुल दुम जैसी थी, जहां पे भी पूंछ कटेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए थोड़ा सा सिलेबस कम हो गया, हार्डली कितना कम हो गया, 1% के आसपास आप कह सकते हो कि आपका सिलेबस ग्रेविटेशन से इस चीज ने कम कर दिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यहां से अब क्या क्या हटा, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, यानी वो जो आपका ग्राफ होता था ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला, ब्रेकिंग पॉइंट वाला, ये एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल होता था। एक पन्ने की चीज होती थी, यहां से कभी कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं था, सिर्फ एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनता था, और इसे अक्सर ज्यादातर बच्चे सही कर देते थे, ठीक है ना। तो इसके हटने से कोई बहुत आपको फायदा नहीं होने वाला है। और ये जो सेकंड हटा ना बेटा, एक चीज समझो, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर, यंग्स मॉडुलस नहीं हटाए। इस कंफ्यूजन में मत रहना कि अब यंग्स मॉडुलस का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। एक्चुअली जब आप यंग्स मॉडुलस निकालते हो तो उसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, स्टील वायर लटका के, वो नीचे वेट लटका के जो आप यंग्स मॉडुलस निकालते थे, सिर्फ उसको निकालने का एक्सपेरिमेंट हटा, जो पहले भी नीट की तैयारी के दौरान हम नहीं पढ़ाते थे। वो 11th में नया नया बच्चा आता था तो उसको पढ़ा दिया जाता था, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से अभी भी 2 क्लास का चैप्टर पहले भी होता था, आपको यंग्स मॉडुलस के बारे में ही पढ़ना पहले भी था, अभी भी आप वही पढ़ोगे, ठीक है ना। कमिंग टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यहां पे आपको एडवांटेज हो रहा है क्योंकि एक पूरा इंस्ट्रूमेंट वेंचुरीमीटर हट गया
और छोटे छोटे जो कुछ पैराग्राफ थे, डिटर्जेंट एक्शन, सरफेस टेंशन एक्शन, तो आप कह सकते हो 100 में से 5 नंबर का जो चैप्टर था पीछे का पूछ वाला, जो लास्ट के इक्का दुक्का मिसलेनियस टॉपिक थे, वो सब हटा दिए। ठीक है, तो इन्होंने कोई भी मैथमेटिकल पार्ट नहीं हटाया है, जितना लास्ट का थ्योरी बेस्ड पार्ट था वो सारी चीजें इन्होंने हटा दी हैं। ठीक है ना। देन कमिंग टू थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें क्या पढ़ते थे आप? थर्मामीटर, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये सब कुछ नहीं हटा है। लास्ट की 4 लाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट की, जो आप क्लास 7th 8th से ज्योग्राफी या उसमें पढ़ते हुए आए हो। ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आप बायोलॉजी में भी कहीं ना कहीं लास्ट में आके इकोसिस्टम या इकोलॉजी नाम के चैप्टर में पढ़ रहे होगे, और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये आप कहीं ना कहीं पे केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी पढ़ रहे हो। तो घुमा फिरा के बस फिजिक्स से हटा दिया। पहले भी ग्रीन हाउस इफेक्ट से कभी फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं आता था, क्वेश्चन हमेशा आपका बायो या केमिस्ट्री में ही आया होगा कि कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस होती थी। थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा डिसीजन लिया एनटीए ने, आपका सिलेबस काफी कम कर दिया इन्होंने, हीट इंजन खत्म कर दिया और रेफ्रिजरेटर खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ी 20% की राहत इन्होंने दे दी। अब थर्मोडायनेमिक्स में ले दे के आपके पास फर्स्ट लॉ ही आपको ढंग से कायदे से पढ़ना रह गया। ऑलमोस्ट जो हीट इंजन है वो इन्होंने खत्म कर दिया। तो हीट इंजन और इसमें कम से कम आपकी जो 2 क्लासेस लगती थी वो हमको कम हो गई हैं। काइनेटिक थ्योरी से कोई मतलब नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसका आगे पीछे की दुनिया से कोई लिंक नहीं है, उसको उन्होंने हटा दिया, अच्छी बात है। ऑसिलेशन में एनटीए ने बहुत अच्छा काम किया। ये डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन और फोर्स ऑसिलेशन ही एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे नीट का बच्चा हमेशा बड़ा परेशान रहता था। कारण इसका जो डेरिवेशन होता था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे आ जाता था और हमेशा बच्चा कंफ्यूज रहता था कि सर इसका ना तो फॉर्मूला हमको याद होता है और इसमें अक्सर हम गलती कर जाते हैं। ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात, इसका दूर दूर तक कहीं आगे किसी दूसरे चैप्टर से लेना देना भी नहीं है। तो इसको हटा के बहुत अच्छा काम एनटीए ने किया कि आपका ऑसिलेशन चैप्टर में इसमें भी 20% काम खत्म कर दिया। वेव से डॉपलर इफेक्ट को हटा दिया। ठीक है, हालांकि डॉपलर इफेक्ट एक बहुत इजी टॉपिक था, फिर से यहां से भी हटाया, वेव ऑप्टिक्स से भी हटा दिया। तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने आपके लिए सिलेबस को थोड़ा सा कम करने की ही कोशिश करी है। ठीक है, देन ये था हमारा 11th का। नाउ कमिंग टू 12th क्लास। अब 12th क्लास में देखो पहले चैप्टर से इन्होंने क्या हटाया? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ध्यान से पढ़ना बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं हटाया, उसके नीचे ब्रैकेट में पढ़ो डिलीट ओनली एक्टिविटी विथ पेपर स्ट्रिप्स एंड इलेक्ट्रोस्कोप। और आप देखोगे ना, हमने अपने बैच में इसको पढ़ाया क्योंकि ये शुरू से ही यूजलेस टॉपिक है। तो इन्होंने क्या किया ना, जो टॉपिक यूजलेस थे, एक्चुअली ये सब इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह कब हुआ करते थे बेटा? ये 70s 80s से लेके चल रहे थे बुक्स में, और आज की तारीख में इलेक्ट्रोस्कोप नाम का यंत्र कोई यूज ही नहीं करता। जैसे हम लोग जो पढ़ते थे तो हमारे सिलेबस में एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स हुआ करता था। अब आज जब पोस्ट ऑफिस ही नहीं रहा दुनिया में, ठीक है ना, जब आज पोस्ट ऑफिस ही नहीं काम कर रहे, ना टेलीग्राम कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, ये तुम्हारा वाला टेलीग्राम नहीं, ध्यान रखना, जो वो मोबाइल वाला टेलीग्राम ऐप की बात नहीं कर रहे हैं। तुम लोग जब नहीं थे तो दुनिया में एक सर्विस हुआ करती थी टेलीग्राम की, जिससे मैसेज तेजी से भेजे जाते थे, ठीक है ना, तो उसको भी टेलीग्राम बोलते थे। तो जब वो नहीं रहा तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स को भी उन्होंने हटाया। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टेट का, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, जिसमें से इन्होंने सिर्फ अर्थिंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया है। ठीक है ना। तो और चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो एक छोटा सा टॉपिक इन्होंने हटाया है। तो ऑलमोस्ट पूरा इलेक्ट्रोस्टेट वैसा ही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, इस वाले पार्ट से तो वैसे भी क्वेश्चन कभी आता ही नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, जिस पार्ट से पिछले 8-10 साल में ना कोई क्वेश्चन बना, ना उन टॉपिक्स की कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रह गई है, तो अच्छी चीज इन्होंने क्या करी, उनको हटा दिया, ताकि आप कंफ्यूजन में ही ना रहो कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। देन नेक्स्ट चैप्टर, कैपेसिटर। ध्यान रखिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर नहीं हटा है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का डेरिवेशन हटा है। मतलब फॉर्मूला आपके पास रहेगा, आपको उस फॉर्मूले को प्रॉब्लम में अप्लाई तो अभी भी करना ही होगा। तो ये जो चैप्टर 2 है क्लास 12th का, लिटरली उसमें से प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हटा है, और इलेक्ट्रोस्टेट में से भी कुछ भी नहीं हटा है, कह सकते हो। समझ गए? आपका 100 में से कोई 0.1% की बस एक अर्थिंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे आपको कुछ राहत मिली है। देखो ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है, खैर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल, इसको तो देखो आप हटा नहीं सकते बच्चे, ठीक है ना, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि
कहीं ना कहीं पे जो भी सर्किट आप डील करोगे भैया उसमें रेजिस्टर तो सीरीज या पैरेलल में आएंगे ही, तो वो तो हटना नहीं है, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, बाकी जो छिटपुट टॉपिक थे जैसे रेजिस्टिविटी टेबल हटा दी, कार्बन रेजिस्टर, कलर कोडिंग वगैरह सब हटा दी। हालांकि कलर कोडिंग का क्वेश्चन हर साल आ रहा था और उसे ज्यादातर बच्चा सही भी करता था, ठीक है ना। बट क्योंकि अभी क्या है कि धीरे धीरे उतना अब रजिस्टर की वैल्यू सीधे आ जाती है और कोडिंग वाला को इतना कोई अब पुराना जमाना रहा नहीं, तो शायद यूटिलाइज कम हो रहा है, तो उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज को रखते हुए उसको हटा दिया होगा। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दो टॉपिक ऐसे थे जिनमें क्वेश्चन आता था। पोटेंशियोमीटर काफी कंफ्यूजिंग भी होता था, तो यहां से नो डाउट आपके पास दो टॉपिक्स इलेक्ट्रिक करंट में से पूरे पूरे हटे हैं, तो ये आपको सिलेबस को कम करने में कहीं ना कहीं पे मदद करेगा, ठीक है ना। देन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, टोरॉइड, साइक्लोट्रॉन, वेलोसिटी सेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो बहुत अच्छा है। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनका आगे और पीछे कहीं कोई लिंक नहीं है, इनको धड़ल्ले से आप छोड़िए, ठीक है ना। ये एनटीए ने आपके लिए वाकई अच्छा काम किया कि इन टॉपिक्स को हटा दिया। अब देखो मैग्नेटिज्म में ध्यान रखना, बार मैग्नेट का सिर्फ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हटा दिया है, यानी उसका डाइपोल मूवमेंट अलाना फलाने के फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। इसीलिए मैंने इसको येलो मार्क कर रखा है कि ना बार मैग्नेट हटा है, ना डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हटा है, सिर्फ उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हटाया गया है। अच्छी चीज क्या है, ये जो अर्थ का मैग्नेटिज्म थी, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अलाना फलाना सब खत्म किया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप समझ पाते नहीं थे, घूमते रह जाते थे कि नॉर्थ पोल पे क्या हो रहा है, साउथ पोल पे क्या हो रहा है, तो ये पूरा इन्होंने हटा दिया, ये अच्छी चीज है। अगेन पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म नहीं हटाया बेटा, पैरामैग्नेटिज्म में सिर्फ क्यूरी लॉ को हटाया गया है, फेरोमैग्नेटिक में भी सिर्फ क्यूरी लॉ एंड हिस्टेरिसिस को हटाया गया है। तो यानी कि आपको डाईमैग्नेटिज्म पढ़ना ही है, वो तो पूरा ही है, और पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म भी आपको पढ़ना ही है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है। देन इंडक्शन वाले चैप्टर में एनर्जी कंसिडरेशन, एडी करंट, छोटे छोटे टॉपिक थे, हटा दिए हैं, उनसे आपको लेकिन कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नीट में बेटा पहले से ही नहीं आ रहा है, पिछले 12-15 साल से चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तो पहले से ही गायब कर रखा है, ठीक है। ये ना बोर्ड में आ रहा है ना यहां आ रहा है, ये सिर्फ स्पेसिफिकली जेई में ही आते थे, तो नीट में तो वैसे भी नहीं आता था। अब इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम आज से नहीं पूछेंगे। हालांकि पिछले 12-15 साल में भी इन्होंने कभी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर पूछा नहीं, ठीक है। देन ऑल्टरनेटिंग करंट में इन्होंने जो मोटा मोटी सारा चैप्टर एलसीआर वैसा का वैसा ही रहेगा। मैथमेटिकल एनालिसिस पहले भी आप एलसीआर की नहीं करते थे, सिर्फ आप उसको कैसे करते थे, आप उसको अपना जो ट्राइंगल बना के होता था उसी से करते थे, ठीक है ना, यानी कि फेजर डायग्राम बना के, और एलसी ऑसिलेशन हट गया, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको क्या हटाया, डिलीट ओनली अबाउट ईथर एंड पेज 277, तो मतलब कुल मिला के पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर आपको एज सच पढ़ना ही है। रे ऑप्टिक्स में जितना भी फालतू की सामग्री थी, आपको लेंस पूरा पढ़ना है, लेंस फॉर्मूला पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ोगे, प्रिज्म पढ़ोगे, स्लैब पढ़ोगे, सारी प्रॉब्लम जैसे आती थी वैसे आती थी। बट बीच बीच में आपने देखा होगा रे ऑप्टिक्स में कुछ छोटे छोटे थ्योरेटिकल टॉपिक्स आते थे, मिराज क्या है, डायमंड का डायमंड क्यों स्पार्कल करता है ये आपका रेनबो का बनना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो जितने भी थ्योरेटिकल आलतू फालतू टॉपिक्स थे वो सब हटा दिए। तो ये आपके लिए एक अच्छा काम किया एनटीए ने, रे ऑप्टिक्स में आपको कहीं ना कहीं पे बेनिफिट होगा। वेव ऑप्टिक्स, डॉपलर इफेक्ट पहले ही हटा दिया। अब ध्यान से देखो, इंटरफेरेंस एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट में रिटेन द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बट डिलीट द डेरिवेशन। तो डेरिवेशन तो बेटा पहले भी हम नहीं पढ़ते थे, ठीक है। पहले भी हम इंटरफेरेंस या वाईडीएससी में क्या करते थे, प्रॉब्लम ही लगाते थे, आज भी हम प्रॉब्लम ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमको इंटरफेरेंस में कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा। हाँ, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन आपके पास हट गया, तो कहीं ना कहीं पे आप कह सकते हो कि आपका 30% जो चैप्टर है वो आपका रिमूव कर दिया। तो वेव ऑप्टिक्स में अब आपको सिर्फ 70% ही एफर्ट करना पड़ेगा। डुअल नेचर से वेव नेचर में डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉग वेवलेंथ,
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल केमिस्ट्री में लेकिन रहेगा। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि आपका 10 to 15% लोड यहाँ पे आपका रिड्यूस कर दिया किसमें, डुअल नेचर में। एटम्स में बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिटेन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, तो वेलोसिटी का भी रखना पड़ेगा। लाइन स्पेक्ट्रम में क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, तो आपको लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेसिकली एटम चैप्टर में बेटा जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, पढ़ना आपको अभी भी पड़ेगा ही। स्पेक्टर सीरीज यहां नहीं पढ़ोगे। अगर केमिस्ट्री में रह गया है, केमिस्ट्री का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं क्या हटा, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है मोस्टली इनऑर्गेनिक वाला पार्ट हटा है, तो मुझे नहीं लगता है कि केमिस्ट्री से एटॉमिक स्ट्रक्चर हटा होगा, ठीक है ना। न्यूक्लियाई, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, न्यूक्लियर रिएक्टर हट गया है क्योंकि ये ऑलरेडी आपका केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पर था। तो एक तरीके से न्यूक्लियाई चैप्टर में अब आपके पास क्या बचा, ले देखिए बाइंडिंग एनर्जी, और जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो बचा। रेडियो एक्टिविटी आपकी पूरी तरह से खत्म है। सेमीकंडक्टर में जितने भी स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड थे वो आपके खत्म किए, और पूरा का पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स आपका खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये पोर्शन आपका पूरी तरीके से खत्म किया है कहीं ना कहीं पर। तो आपका सेमीकंडक्टर में आपके पास बचा क्या, सिर्फ डायोड एंड ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये चैप्टर आपका 1/3 तो पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, आपके पास सिर्फ क्या रहा है 2/3 ऑफ चैप्टर, ठीक है। तो अब सवाल ये कि सर इससे मेरे एग्जाम पे फर्क क्या पड़ेगा। ट्रूली स्पीकिंग बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमेशा से पैटर्न हर 5 साल 10 साल के दौरान अलग रहा है। 90s में जब हम लोग तैयारी किया करते थे, हमको यही नहीं पता होता था सिलेबस क्या है। हमारे टाइम में हमने 10-10 फॉर्म भरे हैं। सीबीएसई अलग होता था, एम्स अलग होता था, एवीएमसी अलग होता था, बीएचयू अलग होता था, जिपमर अलग होता था, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमको सिलेबस का भी आइडिया नहीं होता था। तो ये तो भूल जाओ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। हमारे टाइम की एनसीईआरटी तुम्हारे टाइम की एनसीईआरटी से कम 1.5 गुनी मोटा हुआ करती थी। एनसीईआरटी की बात करूं, बाकी तो छोड़ दो, ये गारंटी नहीं थी कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा। हमारे टाइम में एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बीच में एक ऐसा भी दौर आया, अब आपको तो आश्चर्य लगेगा कि नीट का एग्जाम या सीबीएसई पीएमटी का एग्जाम 2 पार्ट में होता था, पहले प्री फिर मेंस, और कुछ सालों के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम भी हुआ, ठीक है ना। तो उससे फर्क क्या पड़ा बेटा, हर बार एग्जाम चेंज हुआ, हर बार बच्चे बैठे, कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। तो घुमा फिरा के हमारे टाइम में सिलेक्शन मान लो 60% 70% पे हो रहा था। जब 2020 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, एक बच्चा 720 में 720 पाया, तो चारों तरफ हल्ला मच गया, अरे भाई 720 में 720 हो गए, चमत्कार हो गया। अगले साल 3 बच्चे पा गए, और इस साल आपको पता है क्या हालत हुई है। और इसी तरीके से अगर चीज़ें चलती रहेंगी तो आगे चल के 100 बच्चे भी 720 पाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा ऑल ओवर इंडिया जितने एम्स हैं सबकी सीट किससे भराई जाएगी, 720 वालों से भर जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है सिलेबस कम हो गया, तब होगा क्या, जो बचा हुआ टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो उतने ही आने हैं, ठीक है ना। तो मेरिट ऊपर पहुंचेगी। अगर हम और कम कर दें सिलेबस तो क्या होगा, मेरिट बढ़ती जाएगी। तो अब अल्टीमेटली क्या है, हमको करना क्या है, यह समझना है कि कौन से टॉपिक एकदम ऐसे हैं जिनको अब छूना ही नहीं है। तो अगर ये पीडीएफ अभी आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा, तो देखो जितने भी ये मैंने लाल या पिंक जो भी कलर कह लो, जितने भी ये पिंक वाले हैं, ठीक है, तो पिंक वाले आपके लिए हटे, और ये आपके लिए गुड न्यूज है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपका सिलेबस कम कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अब ये भी समझना बेटा, अगर सिलेबस कम हुआ है तो बाकी जो सिलेबस बचा अब उसमें पूरी आपको ताकत झोंकनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन, बाकी का बच्चा अगर कम सिलेबस को अच्छे से कर लेगा तो आप ही का सिलेक्शन छूटेगा। और मैंने जिनको येलो से मार्क कर रखा है, ठीक है ना, जिनको येलो से मार्क किया है वो अकॉर्डिंगली हटे हुए दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में वो हटे नहीं है ना, उनसे आपको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, ठीक है। बाकी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, ठीक है ना। पढ़ना है, सवाल लगाना है, चीजों को समझना है, जितना ज्यादा परमानेंट मेमोरी में चीजों को ले जा सकते हो। आपका काम क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपने जो पढ़ा है वो निकले। प्रॉब्लम कहां पर है कि कुछ बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, बट जब क्वेश्चन आया तो 1 मिनट सर, बस आ गया सर, यहां तक आ गया, तो ये नहीं, आपको क्वेश्चन देखते ही चीजें पढ़ो और चीजें निकलनी चाहिए। इसका मतलब चीजें आपकी एकदम मेमोरी में ऐसे फिट होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट छोटा सा है बस।
हाँ, आपके लिए अच्छी चीज अब ये है, सिलेबस कम 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 होता जा रहा है, बट उसके साथ एक चीज आप समझ जाओ कि आपका जो मेरिट है वो भी हाई 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 हायर होती जाएगी, ठीक है ना। तो फाइनली तीनों सब्जेक्ट का आपके पास एनालिसिस आ गया, बायो में क्या हुआ है, केमिस्ट्री में क्या हुआ है, फिजिक्स में क्या हुआ है, ठीक है ना। लास्ट में समराइज करने के लिए मैं आनंद सर को यहाँ पे बुलाता हूँ कि आनंद सर आएंगे और एक आपको लास्ट में ब्रीफ कर देंगे ओवरऑल इंपैक्ट सारी चीजों का, और आगे अब आपको क्या करना है और कैसे अपना प्रिपरेशन को आगे करना है, उसके लिए आनंद सर एक बार आके आपसे लास्ट में कुछ देर और टाइम लेंगे। सो गाइस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको बता दिया गया है ना। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये पीडीएफ अगेन मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, t.me/anandmani001, ठीक है। अब ना जो एनएमसी का नोटिस था उसको भूल जाओ, इसको ट्रीट करो नया सिलेबस, ठीक है। अब उस पर होड़ हुआ तुम फिर करोगे चाहे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, और फिर घूम फिर के मेरी बात ही मानोगे। तो अभी मान लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। 4 महीने पहले यही बात मैंने बताई थी, तभी मान लिए रहते तो आज ये भटक नहीं रहे होते। एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए। अब मुद्दे पे आते हैं कि भाई देखो, अब ये सब कहाँ पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इतना कुछ तो आपने बता दिया, क्या ये सब अकोमोडेट कर पाएंगे हम? बेटा सिंपल सा चीज़ है, देखो बहुत महंगा बैच मैंने बनाया भी नहीं है निश्चय, ठीक है। तो अगर निश्चय 3.0 अफोर्ड कर सकते हो तो इसको ले लीजिए, नहीं कर सकते हो भैया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो YouTube पे वन शॉट सीरीज थी जो हमने शुरू की थी, ये वन शॉट एज प्रॉमिस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हम YouTube पे कराते रहेंगे, आपको परेशान होने की उसके लिए भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सब कुछ आपको एक सिस्टमैटिक वे में ज्यादा मिल जाता है। नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो YouTube है, वहां से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। बट एक्सक्यूज का अपॉर्चुनिटी अब आपके पास नहीं रहा। द बॉल इज इन योर कोर्ट। NTA has reduced the syllabus, NMC has reduced the syllabus, and now it's high time for you to study. पेपर इजी आएगा, पेपर एनसीईआरटी से आएगा। अब तुम फिर एंटिसिपेट करो, मैनिफेस्ट करो, अरे सर अगर पूछ लिया पुराने एनसीईआरटी से पेपर तो क्या करेंगे? अरे भाई वैसे तो फिर दुनिया में अगर तुम मर जाओ कल तो क्या करोगे? होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट भाई जब अगर एनटीए कह रहा है कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा तो एनसीईआरटी से ही बनाएगा। अब एनटीए के लिए नई एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी एग्जिस्ट नहीं करती। तुम उन बच्चों का सोचो ना, तुम लोग ड्रॉपर हो, तुम उन बच्चों का सोचो जो इस साल 12 देखा है, उन्होंने तो देखी ही नहीं है पुरानी एनसीईआरटी। तो उनके लिए तो जो नई एनसीईआरटी है दैट इज द ओनली एनसीईआरटी। और यही बात मैं गला फाड़ फाड़ के 4 महीने से बोल रहा था कि रिड्यूस सिलेबस पे पढ़ो, बट तभी तो मजे लेने थे तुम्हें मेरे। एनीवेज, अब फोकस्ड वे में इसी चीज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। अब ये वीडियो देखो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए हो गया है ना। लंबा वीडियो है लेकिन एक वीडियो में फिजिक्स का एग्जैक्ट सिलेबस, एक वीडियो में केमिस्ट्री का एग्जैक्ट सिलेबस और एक वीडियो में बायोलॉजी का एग्जैक्ट सिलेबस आपको दे दिया, ठीक है। एक और वीडियो मैंने बना दिया है जो कल सुबह आ जाएगा, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कैसे काटना है, पुरानी एनसीईआरटी को नई एनसीईआरटी की तरह कैसे यूज करना है। उसके बाद खत्म स्ट्रैटेजी का सेशन, ठीक है। अब बैठिए, इसके हिसाब से सिलेबस ट्रैकर फॉलो कीजिए, इसी सिलेबस को आपको फॉलो करना है। अब तुम देखोगे एनएमसी 2-3 दिन में फिर से नया सर्कुलर लाएगा और तुम फिर से वही देखोगे और फिर बोलोगे अरे हाँ सर ने तो पहले ही बोल दिया था, ठीक है। तो अगेन इसको आपको एज इट इज फॉलो करना है एंड बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस वे में प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। जो जितना रिवाइज करेगा, जो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, जो जितना एक्यूरेट रहेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। डिस्ट्रैक्शन से बचें, इसको बेस सिलेबस मान के अपनी नीट 2024 की तैयारी करें। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।